हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट अकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ की, फिर इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़, फिर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि लास्ट तक जरूर देखिए। नॉलेज सेक्शन एक लास्ट में रखा है जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल हमने ऐड किया है। उसमें कुछ फीचर्स जो आपको बहुत काम आएंगे और ये कंप्लीटली फ्री टूल है, तो उसका छोटा सा डेमो आपको दिखाऊंगा। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमी की और सबसे बड़ी न्यूज से। वो है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा। कल शाम को आया इंडियन टाइम पे। और वो क्या आया, वो 3% पे यूएस का इन्फ्लेशन आया है, सीपीआई इन्फ्लेशन। जो कि एक काफी पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी ज्यादा थी। 3.1 3.2% की एक्सपेक्टेशन थी। तो मार्केट्स को अच्छा लगा। वो क्यों अच्छा लगा? क्योंकि इन्फ्लेशन जब कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए हैं फेड ने, यूएस फेड ने, दैट आर वर्किंग। और दूसरा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाई मार्क ओवरऑल जो यूएस इकोनॉमी है, जो रिसेशन में जाने की बात चल रही थी, वो नहीं गई। तो बिना रिसेशन में गए इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई। हायर इंटरेस्ट रेट में भी ग्रोथ भी ठीक ठाक है, मतलब एक्सपेक्टेशन से बेटर है। और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रहा है, तो मार्केट्स ऑब्वियसली हैप्पी होंगे ना इस चीज से। तो वही चीज है कि ओवरऑल यूएस मार्केट में क्लाइंब आया। एंड यूरोपियन मार्केट्स में भी इस खुशी में क्लाइम आया कि भाई इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आ रहा है वहां पे। राइट। तो ये जो है ओवरऑल मार्केट्स बेसिकली कल रहे। और ये अब एक्सपेक्टेशन ये है कि जो नेक्स्ट फेड की मीटिंग होगी, क्योंकि बेंचमार्क अभी भी इन्फ्लेशन का समझना है वो 2% ही है यूएस फेड का। अभी भी 3% ओवरऑल उनके थॉट प्रोसेस से ज्यादा ही इन्फ्लेशन। राइट। तो एक्सपेक्टेड ये है कि जो अभी जो नेक्स्ट मीटिंग है 25-26 जुलाई को, उसमें इंटरेस्ट रेट्स हाइक होंगे 0.25% से। और बट उसके बाद अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब इन्फ्लेशन अगर और धीरे धीरे कम होता है और 2% के आसपास आ जाता है, तो फेड जो है या तो अब बंद कर देगा इन्फ्लेशन, मतलब इंटरेस्ट रेट हाइक। और फिर शायद आगे धीरे धीरे गिराना भी शुरू कर सकता है, जिससे ग्रोथ वापस आ सकती है एंड इट विल बी हायर ग्रोथ। तो ये चीजें ओवरऑल मार्केट इस तरह से इसको ले रहा है। और इसकी वजह से क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई उनको ऐसा लग रहा है क्रूड क्रूड को कि भाई अब यूएस इकोनॉमी जो है शायद बहुत ही जल्दी अच्छी अच्छी कर जाएगी, मतलब इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम होने लग जाएंगे। तो हम भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका मतलब डिमांड ऑफ क्रूड विल इंक्रीज। और वैसे भी सप्लाई पे काफी सारा रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है ओपेक कंट्रीज ने। ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे कनेक्ट हो जाती। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इंटरेस्टिंग एक बहुत ही लगी मुझे, जो है नैस्डैक 100, पता है आपको, एक स्पेशल रीबैलेंसिंग कर रहा है अपने इंडेक्स की। स्पेशल रीबैलेंसिंग विच इज फर्स्ट एवर। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके सिर्फ 6 ही स्टॉक, विच इज माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, एनवीडिया, amazon एंड टेस्ला, इन्होंने ही उनके मेजर रिटर्न्स लास्ट एटलीस्ट वाईटीडी में, इस साल के 6 महीने में मेजर रिटर्न्स ये 6 ही स्टॉक से आए हैं। बाकी कुछ खास नहीं किया है। यही S&P 500 में हुआ, यही नेस्डैक 100 में हुआ है। तो इसकी वजह से नेस्डैक 100 को लग रहा है कि भाई, इंडेक्स को लग रहा है कि ये 6 स्टॉक का वेटेज तो बढ़ता ही जा रहा है और बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनली, मतलब ये 6 स्टॉक ऑलमोस्ट 50% हो गए हैं उनके। 50.9% वेटेज हो गई है। तो उनको ये लग रहा है कि भाई इसकी रिबैलेंसिंग करो। ये 6 स्टॉक जो है बहुत ज्यादा हाई पे चले गए हैं। राइट। तो इसकी वजह से वहां पर एक स्पेशल रीबैलेंसिंग प्लान्ड है ऑन देयर इंडेक्स ऑन 24 जुलाई। बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इसलिए आई थॉट आई विल शेयर दैट विद यू। चाइना जो है वो अभी भी गैलियम के पे कर्ब्स लगा रहा है ऑन द एक्सपोर्ट्स। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है जो कि चिप्स बनाने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल की काम आता है। राइट। और उसमें मतलब ओवरऑल इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी। तो अब यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज आर लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस अदर देन गैलियम। ठीक है। और ये अब एक तरह से थोड़ा सा जो कोल्ड वॉर टाइप यूएस और चाइना के बीच में चल रहा है, ट्रेड वॉर जो काफी टाइम से चल रहा है, उसका ही ये सब पार्ट्स है। यूएस इज सेइंग कि हम आपको टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे, चाइना इज सेइंग ठीक है हम आपको मटेरियल शेयर नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें चल रही हैं और मेजरली चाइना का पूरा होल्ड है। 80% जो ये गैलियम है वो चाइना में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये ये थोड़ी चल रही है, विच में इम्पैक्ट ओवरऑल दिस होल चिप मेकिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये सब चीजें इम्पैक्ट कर सकती हैं हमारी रिसर्च को भी और हमारे ओवरऑल प्रोडक्शन को भी। अब अगर हम इंडिया स्पेसिफिक न्यूज में आए, तो वहां पर भी सीपीआई, हमारा भी इन्फ्लेशन का डेटा आया था। ठीक है कल। और वो ज्यादा आया, वो 4.8% सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ा, जो कि लास्ट ईयर फॉर लास्ट मंथ सॉरी 4.3 था। तो हमारा इन्फ्लेशन एक्चुअली बढ़ा, यूएस का गिरा। यूएस का 4% से 3% हो गया और हम 4.3 से 4.8 पे चले गए हैं। तो हमारा इन्फ्लेशन एक्चुअली बढ़ गया है।
ठीक है। और इसका एक्सपेक्टेशन भी था, बिकॉज जिस तरह से फूड प्राइसेस, टोमेटो प्राइसेस, काफी सारी चीजें पर डिस्कशन हो रहा था, राइट। तो वो वही एक मेजर रीजन था इन्फ्लेशन का, मतलब बढ़ने का, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन बेसिकली काफी ज्यादा बढ़ा है। वो 4.5% के आसपास का फूड इन्फ्लेशन आया है। सीरियल इन्फ्लेशन वाज अराउंड, मतलब इन डबल या डबल डिजिट से भी ज्यादा था। तो सीरियल इन्फ्लेशन वगैरह, तो उसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है इस बार थोड़ा हायर आया है, स्पेशली फ्रॉम फूड परस्पेक्टिव। ठीक है। आईआईपी का भी डेटा आया, विच इंडस्ट्रियल परस्पेक्टिव से हमारे मैन्युफैक्चरिंग का एक डेटा देता है। उसमें 5.2% का मई का रिजल्ट, मतलब आज डेटा जुलाई में आता है, तो मई परस्पेक्टिव से उनमें उसमें बताया कि 5.2% से ग्रोथ हुई है इंडिया की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, स्पेसिफिकली इन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, तो विच इज वेरी गुड। ठीक है। तो इन्फ्लेशन का डेटा, मतलब मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था, अभी भी है, स्टिकी है इन्फ्लेशन, वो ऐसे जाने वाली नहीं है, राइट, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मनी पंपिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, राइट। और फिर गवर्नमेंट भी जो है बहुत सारा चीजें जो है एज अ सब्सिडी वगैरह दे रहा है, और इलेक्शन ईयर भी है, तो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा इन्फ्लेशन ज्यादा रह सकता है ये साल में, राइट। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी चल रही हैं, लेकिन अभी भी ओवरऑल एक ठीक ठाक रेंज में है, 4 to 6%, मतलब कंफर्टेबल रेंज है फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, ऐसा बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं लग रहा है। गवर्नमेंट का हैज प्रपोज्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 16,000 करोड़ रुपीस के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं, राइट। जिसकी वजह से, मतलब ऑब्वियसली एक हाइड्रो पावर भी एक गवर्नमेंट की, मतलब ओवरऑल पावर मिक्स में सोलर, हाइड्रो, मतलब गवर्नमेंट एंड इवन हाइड्रोजन, राइट। तो गवर्नमेंट जो है और सीएनजी, मतलब हर तरह से एवरी एस्पेक्ट्स में गवर्नमेंट को पता है कि इंडिया में एनर्जी कंजम्पशन बहुत बढ़ने वाला है, जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ती है, तो इसकी वजह से इट्स इंपॉर्टेंट कि ऑल टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज आर टैप्ड, इवन न्यूक्लियर, इवन हाइड्रो, राइट। तो उसकी वजह से ये सारी चीजें बेसिकली चल रही है। और हाइड्रो पावर जो है ऑब्वियसली मोर मोमेंटम गेन कर रही है, बिकॉज एक, मतलब इजी 365 ईयर्स की पावर होती है, लॉन्ग टर्म चलती है, राइट। तो क्या कहते हैं, और इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज, राइट। तो काफी सारे उसके बेनिफिट्स हैं, तो उसके वजह से वहां पर उसका फोकस थोड़ा ज्यादा है। अगर हम स्टॉक रिलेटेड अब न्यूज पे जाएं, तो एचसीएल का रिजल्ट आया, ठीक है। और रिजल्ट जो है, ऑब्वियसली आईटी कंपनीज का रिजल्ट एक्सपेक्टेड ही था कि बहुत अच्छा तो नहीं आएगा, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम देखें, तो उनका रिजल्ट जो है मतलब जो नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा अराउंड 7.6% एक साल में, तो पॉजिटिव रहा, राइट। बट क्यू ऑन क्यू में गिरा, ठीक है। बट ईयर ऑन ईयर में 7.6% से बढ़ा है। इंपॉर्टेंट क्या था कि उन्होंने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस और एबिट गाइडेंस दोनों ही मेंटेन करी है, उसको गिराया तो नहीं। लास्ट क्वार्टर में उन्होंने कम किया था, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारी मेंटेन रहेगी, 6 to 8% हम रेवेन्यू ग्रोथ इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स देंगे FY 2024 में, इवन दो सब ग्लोबल सिनारियोज वगैरह से एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छा नहीं रहेगा, बट दे आर सेइंग कि नहीं, हमारा रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल रहा, एंड सिमिलरली एबिट भी उनका 18 to 19% उन्होंने उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, एबिट मार्जिन गाइडेंस को, ठीक है। एंड फ्रॉम ब्लू, और ये एस्टिमेट्स से अगर हम देखें, राइट, तो मतलब जो ब्लूमबर्ग वगैरह के जो एस्टिमेट्स आते हैं, ठीक है, तो जो रेवेन्यू था वो कम था, मतलब इट वाज एक्सपेक्टेड से कम था, ठीक है। एंड ओवरऑल जो प्रॉफिट था वो थोड़ा सा बेसिकली ज्यादा था। तो इस तरह से ओवरऑल एक मिक्स्ड बैग टाइप का रिजल्ट रहा है। सिमिलरली इवन टीसीएस का रिजल्ट भी मतलब थोड़ा सा मिक्स बैग रहा है, वहां पर भी रेवेन्यू ग्रोथ जो है थोड़ा सा मिस हुए, मतलब जो एस्टिमेट्स लगाती है जो स्ट्रीट, राइट, मतलब वेरियस सोर्सेज से, जबकि प्रॉफिट जो है वो बीट किया उन्होंने, राइट। तो उनका जो अगर हम देखेंगे ओवरऑल ऑलमोस्ट 59,381 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू Q1 में उन्होंने बुक किया है, 12% का ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, तो विच इज अ गुड ग्रोथ। 12% क्वार्टर में भी पॉजिटिव रहा, 0.3% ही रहा, बट पॉजिटिव रहा, राइट। नेट प्रॉफिट वाइज 16.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ, 11,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया। और क्यू ऑन क्यू वाइज थोड़ा पॉइंट -2.7% से गिरा है, जो है ओवरऑल मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन 2.23% के कंपनी के रहे हैं,
जो कि ईयर ऑन ईयर पर्सपेक्टिव से बड़े हैं, पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो ये सारी बेसिकली एक पॉजिटिव मतलब रिजल्ट्स, अगर हम एक स्टैंड अलोन और ये एस्टिमेट्स वगैरह के हिसाब से नहीं देखें तो डिसेंट रिजल्ट है। जिस तरह से हेडविंड्स हैं फ्रॉम ग्लोबल स्लो डाउन एंड एवरीथिंग पर्सपेक्टिव, एक डिसेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, और अगर हम इनके मतलब एट्रिशन लेवल्स वगैरह भी देखें तो वो भी कम हुए हैं। राइट, इसका 17% के आसपास हुआ, टीसीएस जो है अराउंड 16% हो गया है। तो उस हिसाब से भी ये सब चीजें भी कंट्रोल में आ रही हैं धीरे धीरे धीरे। ठीक है, तो कॉस्ट भी अब ऑब्वियसली मतलब अगर जैसे जैसे एट्रिशन कम होता रहेगा तो कॉस्ट पर्सपेक्टिव से भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। राइट, अब सारा गेम यही है कि आगे फ्यूचर मतलब जबकि टीसीएस की कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी। राइट, काफी मतलब अच्छी कमेंट्री दी है उन्होंने ओवरऑल मार्केट्स की। बट एवरीवन अंडरस्टैंड्स द हाउ द हेडविंड्स आर करंटली ऑन दिस सेक्टर। तो वी मे नॉट हैव ए स्पेक्टाकुलर FY 24, ये एक्सपेक्टेड ही है। ठीक है, क्योंकि एक तो थोड़ा लैग भी रहता है इस टाइप के इन कंपनीज को इम्पैक्ट होने में। राइट, क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नई चीजें आती हैं, उसमें थोड़ा सा वो लैग आता है। वो जब तक आपको पैसा देना शुरू करते हैं तो वो लैग आता है। ठीक है, तो वो लैग जो है वो एक दो क्वार्टर में और हमें दिखना शायद शुरू हो सकता है। ठीक है, रिलायंस रिटेल और जिंदल, ठीक है, उन दोनों ने जो फ्यूचर एंटरप्राइज है, जो ऑलमोस्ट मतलब बैंकरप्ट हो गया है और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चल रहा है। राइट, तो उनको बाय करने का ऑफर बेसिकली दिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली चल रहा है। करंटली 4 कंपनीज, किशोर बियानी जो फ्यूचर ग्रुप के थे, वो 4 कंपनीज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के थ्रू जा रही हैं। फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर सप्लाई चेन एंड फ्यूचर एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये चारों कंपनीज जा रही हैं इसके थ्रू। ऑब्वियसली दिस ग्रुप हैज लॉट ऑफ सेटबैक, इनका मतलब इट डिडंट वर्क आउट लॉट ऑफ थिंग्स फॉर देम। ठीक है, तो उसमें से जो फ्यूचर एंटरप्राइज है उसके लिए ये 2 कंपनीज ने उसके लिए मतलब बोला है कि अभी वी वांट टू एक्वायर दैट। एक 3 कंपनीज ताइवान की जो थी, वो आईफोन बनाना शुरू हुआ था इन 3 कंपनीज ने। ठीक है, एक तो फॉक्सकॉन सबसे बड़ा है, पेगाट्रॉन, एक विस्ट्रॉन। कि ये 3 कंपनीज आईफोन्स इंडिया में बनाना शुरू किया तो काफी अच्छा एक इंडिया का शेयर मार्केट में बढ़ रहा है आईफोन मेकिंग में या असेंबलिंग में बोलोगे। ठीक है, उसमें जो विस्ट्रॉन है, दे आर प्लानिंग टू सेल देयर प्लांट विच इज इन कर्नाटका। ठीक है, करेंटली, और ऑलमोस्ट 10,000 एम्प्लॉयज हैं उनके पास, और वो आईफोन की 14 मॉडल बेसिकली बनाते हैं कर्नाटका में। तो वो टाटा ग्रुप इज प्लानिंग टू buy. ठीक है, तो दे आर प्लानिंग टू टेक दैट ओवर फ्रॉम विस्ट्रॉन, तो दे वांट टू एग्जिट दैट फ्रॉम कर्नाटका। व्हाट इज द रीजन एंड ऑल दोस स्टफ टू से, बट दे आर प्लानिंग टू एग्जिट। टाटा ग्रुप एक इंडियन कंपनी अब आईफोन बनाएगी ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो दैट इज अ इंटरेस्टिंग न्यूज ओवरऑल। अब कौन सी टाटा की कौन सी कंपनी बनाएगी टफ है टू से, बट दे आर जस्ट सेट कि टाटा कंपनी बनाएगी। कल तो मतलब ये शायद ऑलरेडी न्यूज कवर हो गई है कि 18%, 28% जीएसटी लगा ऑनलाइन गेमिंग पे। राइट, ऑन द फेस वैल्यू, जो इन्वेस्ट मतलब हमने जो पैसे इन्वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, बट जो हमने पैसे लगाए मतलब उस गेमिंग ऐप पे, उसके ऊपर 18%। और इसकी वजह से डेल्टा कॉर्प भी लोअर सर्किट में रहा, और काफी सारी जो गेमिंग कंपनीज हैं उस पर इम्पैक्ट रहा, और एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि ये डायरेक्ट उनके रेवेन्यू को इम्पैक्ट करता है। काफी सारी मतलब जो कमेंट्री आई वो ये आई कि भाई दे हैव ऑलमोस्ट किल्ड दिस इंडस्ट्री विद दिस काइंड ऑफ जीएसटी। और मतलब अश्नीर ग्रोवर जी का मैसेज भी देख रहा था मैं कि दे हैव ऑलमोस्ट किल्ड दिस इंडस्ट्री। तो लेट्स सी। अश्विनी ग्रोवर जी साइड की दे हैव क्लीन नज़ारा टेक के जब मैं लीडरशिप से का उनका स्टेटमेंट देख रहा था, तो दे साइड की इट मे नॉट इम्पैक्ट मच टू देम। ठीक है, तो उनके जो उनका पोर्टफोलियो है उस पर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। एज आई सेड कि मोस्टली अब इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, कैसे रहेगा, किस तरह से प्रेजेंट होगा। ऑब्वियसली काफ़ी सारी जो इनके एसोसिएशन है, दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू फाइल अ review petition, something on those lines on this. So let's see how that goes, but definitely government has clearly taken a step कि भाई हम इसको प्रमोट नहीं करना चाहते, इसको इसको 28% डायरेक्टली जीएसटी पे रख दिया है। तो इसकी वजह से जो भी कंपनीज इन्वॉल्व थी, और ये रेगुलेटरी मतलब एक्सपेक्टेड है, रेगुलेटरी ऑन इम्पैक्ट ऑन दीज कंपनीज जो है, नजारा हो गया, डेल्टा कॉर्प हो गया, इस पे सब पे इम्पैक्ट का एक्सपेक्टेशन एक हमेशा से तलवार लटकी ही रहती है फ्रैंकली।
स्पाइस जेट की एक न्यूज थी, प्रोमोटर इज प्लानिंग टू infuse around 500 crore rupees. So this company is placed under enhanced surveillance. ठीक है, इनका प्रमोटर का ऑलमोस्ट 47% स्टेक है एयरलाइन में. स्पाइस जेट ऑब्वियसली इज नॉट डूइंग वेल, काफी लॉसेस में चल रहा है. ठीक है, तो उनको कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू भी पैसा मिलना था, तो गवर्नमेंट ने कुछ शर्तें रखी हैं कि भाई तुम पहले खुद इन्फ्यूज करो तो वी विल पे दैट एज वेल. तो अब इन्होंने पे किया, इन्फ्यूज किया है अगर प्रमोटर ने, तो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा गवर्नमेंट से भी सपोर्ट स्पाइस जेट एयरलाइन को मिल सकता है. इट्स इंपॉर्टेंट कि स्पाइस जेट, बिकॉज ऑफ गो एयर इज ऑलमोस्ट आउट, अभी चल रहा है उनका डिले 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 चल रहा है, बट नाउ जस्ट बेसिकली 3 एयरलाइंस और टाटाज रह गए हैं, और क्या कहते हैं, इंडिगो और स्पाइस जेट. तो बेसिकली इंडिया की 3 ही एयरलाइंस रह गई हैं मोर और लेस. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि भाई 3 रहें, क्योंकि जैसे जैसे डुओपोली होगी तो जो फ्लाइट के प्राइसेस बहुत बढ़ने वाले हैं. ठीक है ना. पतंजलि फूड्स हैज अनाउंस्ड OFS. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पतंजलि फूड को 75% से कम करना है प्रमोटर्स को स्टेक अपना, और उनका भी काफी ज्यादा है. तो एक्सपेक्टेड है कि अभी तो 7% का उन्होंने OFS लॉन्च किया है, और उन्होंने कहा है कि अगर ये ओवर सब्सक्राइब होता है तो 9% तक हम ये कर देंगे. राइट, तो ये एक्सपेक्टेड है कि मोस्टली ओवर सब्सक्राइब हो ही जाएगा. ऑलमोस्ट 18% का मतलब उन्होंने डिस्काउंट पे OFS लेके आए हैं. राइट, तो 1000 रुपीज के स्टॉक प्राइस पे लेके आए हैं, और अभी करंटली 1230 रुपए के आसपास वो स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है. राइट, तो वो क्योंकि पहले उनके मतलब फ्रीज भी कर दिया था प्रोमोटर की होल्डिंग सेबी ने, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू reduce that below 75%. So now they have come up with this OFS, and now वो 75% से होपफुली नीचे हो जाएगी उनकी होल्डिंग. So that was all on the news perspective. Now let me start the knowledge section. तो knowledge section is as I said कि एक मेरे टूल के बारे में है हमारे. ठीक है, तो ये एक पोर्टफोलियो ट्रैकर टूल है हमारा. तो आई एम श्योर काफी सारे लोग आप सब यूज करते होंगे. तो आई जस्ट शो यू कि एक टूल जो है इसमें कैसे है. तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, कि बस ये सिंपल आप यहाँ पर सारे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, अपनी फिक्स्ड इनकम भी ऐड कर सकते हैं, अपना PPF भी ऐड कर सकते हैं, APF भी ऐड कर सकते हैं, NPS, रियल एस्टेट वगैरह सब चीज़ें, मतलब सब एसेट्स आप एक तरह से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. राइट, और ये टूल आपको एक कंसिस्टेंटली मतलब लाइव डेटा देता है. जब मार्केट चलेगा तो ये, अभी तो मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो मॉर्निंग में बना रहा हूँ, तो ये लाइव नहीं है अभी मार्केट, बट आपको जैसे जैसे मार्केट्स लाइव होते हैं तो यू विल गेट कि ये स्टॉक मेरा कैसा चल रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है. सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स भी एंड ऑफ द डे आपके अपडेट हो जाएंगे. ठीक है, एंड यू गेट टू नो कि क्या परफॉर्मर अच्छे थे, कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है. तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है. और अगर आप माई इन्वेस्टमेंट में जाओगे तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी मिलेगा, और एसेट इन्वेस्टमेंट्स में जाओगे तो आपको ये भी पता चलता है कि मेरी स्टॉक कितनी है, MF कितनी है, फिक्स्ड इनकम कितना है, लिक्विडिटी, ये सारी चीजें पता चलती है. तो पहले भी था. अब हमने जो नया चीज लॉन्च किया है वो है पोर्टफोलियो एनालिसिस. ये बहुत इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो मैंने ये कुछ रैंडम डेटा डाला, ये एक्चुअली में मेरे पास, तो मैंने कुछ ये जो डेटा आपने देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब स्टॉक्स डाले हुए हैं कुछ कुछ. राइट, और ये कुछ म्यूचुअल फंड्स डाले हैं मैंने. तो उसके बेसिस पे बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक तो टोटल एसेट एलोकेशन समझ आता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास कुछ कैश एलोकेशंस भी होते हैं. राइट, अगर हाइब्रिड फंड्स हैं तो उसमें भी कुछ ऑब्वियसली डेट एलोकेशन होगा. राइट, आपने कुछ PPF वगैरह लिया है, APF लिया हुआ है, FDs ली हुई है, तो वो भी डेट एलोकेशन हो गया. कुछ रियल एस्टेट बाय किया हुआ है तो वो भी डेट. तो ये सब चीजें मिल जाती है ना. और स्टॉक्स अपने लिए में तो वो हमने, क्योंकि हम एक चीज तो नहीं बाय करते, काफी सारी चीजें बाय करते हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चले ओवरऑल मेरे लेवल पे मेरे पास कितना इक्विटी है, कितना डेट है, और कितना है. तो ये एसेट एलोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे पास है कितना. राइट, तो ये बहुत हेल्पफुल है. तो गोल्ड भी अगर आप डालेंगे तो कमोडिटी आपको गोल्ड भी दिख जाएगा. मैंने उसमें डाला नहीं था बट उसमें दिख जाए. तो कितनी वैल्यू है, मैंने एक रैंडम डाला हुआ है, तो 11 लाख रुपए का इक्विटी है, 3 लाख रुपए के आसपास का डेट है, तो 21% है. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ दिख जाए. सिमिलरली लार्ज मिड स्मॉल, अब स्टॉक्स में पैसा है, इक्विटी में पैसा है. अब मैंने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी डाला है, स्टॉक्स के थ्रू भी डाला है. भाई लार्ज कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है. राइट, फ्लेक्सी कैप फंड्स में डाला है, हाइब्रिड फंड्स में डाला है, वो कितना, तो हमें पता नहीं चलता ना. तो ये चीज यहाँ पर आपको समझा देंगे. तो ये ओवरऑल म्यूचुअल फंड लेवल पे भी ये डेटा दे रहा है आपको. तो मेरा जैसे मैंने बताया, मैंने 3 म्यूचुअल फंड्स डाले हैं, कुछ स्टॉक्स डाले हैं. तो 71% लार्ज कैप है, 20% जो है मिड कैप है, और 10% स्मॉल कैप है. एंड दिस चेंजेस, राइट. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है. एंड सिमिलरली लाइक म्यूचुअल फंड्स भी हैं और स्टॉक्स भी हैं, तो पता नहीं चलता है कि यार मेरा सबसे ज्यादा मैंने किस एलोकेशन में लिया. अब मैंने
क्या कहते हैं, बजाज फिनेंस सपोज खुद स्टॉक बाय भी किया हुआ है, और मैंने जो म्यूचुअल फंड्स लिए हैं उन्होंने भी अच्छा खासा बजाज फिनेंस का एलोकेशन लिया हुआ है, तो दोनों क्यों लिए हुए हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है आपको बहुत हेल्प करेंगी। और ऑब्वियसली इसी म्यूचुअल फंड्स कैन सेल, राइट, अगर अगले महीने चेंज कर दिया तो उसके हिसाब से मुझे लेना है क्या क्या नहीं करना है। मतलब ये जो काफी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए है, जरूरी नहीं है। आप अगर तुच्छ प्राणी हैं, हमारी तरह कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, तो बिल्कुल आपके लिए कुछ ज्यादा यूजफुल टूल नहीं है, बट इट्स गुड टू नो, स्पेशली एसेट एलोकेशन, आई थिंक इट्स वेरी गुड टू नो। एंड ये दोनों तो टूल्स डेफिनेटली अच्छे हैं, बट जिनको थोड़ा सा ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट करना होता है तो उनके लिए ये भी एक टूल अच्छा है कि मेरे पास ओवरऑल म्यूचुअल फंड से और स्टॉक्स से टोटल एलोकेशन है कितना, कौन कौन से स्टॉक्स हैं। अभी देखो आप, मैंने सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं और 10-12 स्टॉक्स ऐड किए थे, राइट, उसी में 104 स्टॉक्स हो गए, ऑब्वियसली बिकॉज म्यूचुअल फंड्स ऑब्वियसली हैव टू मेनी स्टॉक्स। तो वो कितना कितना एलोकेशन है, 10%, 1 लाख रुपए मारुति सुजुकी में है मेरे, 74,000 मैंने उसमें डाले हुए हैं, तो ये चीजें भी, और इवन सेक्टर वाइज भी पता चलता है। ये अगेन इंटरेस्टिंग है ना, कि कितना मेरा बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगा हुआ है, कितना ऑटो में है, कितना आईटी में है, राइट। तो ये भी चीज आपको यहाँ पर पता चलती है, तो ये वेरी वेरी यूजफुल एनालिसिस ओवरऑल, स्पेशली फर्स्ट 2 टेबल्स एज आई सेड, ये तो हमें पता होना ही चाहिए कि हमारा ओवरऑल एसेट एलोकेशन क्या है, और ओवरऑल मेरा लार्ज मिड स्मॉल कैप क्योंकि मेरी प्रोफाइल में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि मैं बहुत ज्यादा स्मॉल कैप बेस्ड हूँ या बहुत ज्यादा, मतलब हम, मेरा हमेशा थंब रूल एक रहता है कि लार्ज कैप में ओवरऑल अगर एक कोर पोर्टफोलियो बनाना है, मतलब जो हमारे गोल्स मीट करता है, तो यार 50% लार्ज कैप तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये मेरा एक थंब रूल रहता है मोस्टली, कि आप कितने ही एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, अगर कोर पोर्टफोलियो है जो रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, और कितना ही लंबा दूर हो, तो फिर भी एक 50% लार्ज कैप एलोकेशन तो ओवरऑल होना ही चाहिए, चाहे वो फ्लेक्सी कैप के थ्रू लो, चाहे वो आप खुद अपने स्टॉक्स के थ्रू लो, चाहे आप लार्ज कैप एलोकेशन लो या इंडेक्स लो, वो अलग बात है, बट इतना होना ही चाहिए। ये तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, राइट। तो दिस इज वेरी यूजफुल टूल, अगर आपने अभी तक यूज नहीं किया है तो प्लीज उसको यूज कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।